हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में। एक्चुअली ये एंटीबायोटिक्स होते क्या है? अभी नाम अगर देखेंगे तो एंटीबायोटिक्स, एंटी मतलब है यहाँ पे अपोजिट। अपोजिट टू व्हाट? बायो। बायो मीन्स लाइफ। मतलब ऐसे केमिकल्स हैं जो लाइफ के अगेंस्ट में काम करते हैं। तो कौन से लाइफ के अगेंस्ट में काम करते हैं और इनको कौन प्रोड्यूस करता है? तो अगर डेफिनेशन देखेंगे, द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया और फंगी टू डिस्ट्रॉय और टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये बैक्टीरिया या फंगी प्रोड्यूस करते हैं ऐसे केमिकल्स कि जो किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हार्मफुल है उसकी ग्रोथ को रोक देता है या उसको पूरा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करता है, किल करता है। तो ऐसा कोई भी केमिकल कहलाता है एंटीबायोटिक्स। और ये एंटीबायोटिक्स बनाए कैसे जाते हैं? कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही बनाता है उसको, और किसी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट वो एंटीबायोटिक काम करता है। और ये एंटीबायोटिक की डिस्कवरी किसी ने इंटेंशनली नहीं की थी, ये एक्सीडेंटली हो गई थी। क्योंकि एक साइंटिस्ट था, पहले वो माइक्रोबायोलॉजी का प्रोफेसर था सेंट मैरीज हॉस्पिटल में। और माइक्रोबायोलॉजी की जो लैब होती है वहां पे कल्चर्स रखे होते हैं। कल्चर्स मतलब जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेपरेट सेपरेट पेट्री डिशेस में रखा जाता है और उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होने के लिए रखे जाते हैं। और जब भी एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो वहां से निकाल के फिर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो पहले उसको ग्रो करने के लिए रखा जाता है तो उसको बोलते कल्चर। कल्चर करना, कल्चर मीन्स टू ग्रो। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए पेट्री डिश में उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स रख के और भी अगर अगर मिक्स करके जो सब्सटेंस बनता है उसको न्यूट्रिएंट मीडियम बोलते हैं। उस न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है और उसका नंबर बढ़ जाता है फिर ग्रोथ के लिए रखने के बाद। तो ऐसे पेट्री डिशेस रखे थे। और पर्टिकुलरली स्टैफाइलोकोकाई, ये प्लूरल है, स्टैफाइलोकोकस सिंगुलर। तो स्टैफाइलोकोकाई ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कल्चर को उसने रखा था कल्चर करने के लिए, ग्रोथ होने के लिए पेट्री डिश। और जब उसने ऑब्जर्व किया कि कितना ग्रोथ हुआ है तो एक पेट्री डिश में उसको ये पाया कि एक जगह कुछ ग्रेश कलर का स्पॉट्स है, लेकिन उसके बाजू में क्लियर एरिया है, वहां पे कुछ भी ग्रोथ नहीं है। और बाकी सारी प्लेट की बाकी जगह पे स्टैफाइलोकोकाई ग्रो हुए। तो उसको समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ है। फिर उसने वो जो स्पॉट था उसको निकाला वहां से और उसका स्टडी किया। तो उसको बाद में पता चला कि एक फंगल ग्रोथ हो रहा है, फंगल कॉलोनी डेवलप हो गई वहां पे। कॉलोनी मतलब जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है कुछ घर एक साथ रहते, लोग एक साथ रहते तो उसको कॉलोनी बोलते हैं। वैसे फंगी का ग्रुप एक साथ रहेगा तो उसको भी कॉलोनी बोलते हैं। तो फंगल कॉलोनी डेवलप हुआ था, फिर फंगल कॉलोनी का उसने और स्टडी किया तो उसको पता चला कि वो कुछ केमिकल सिक्रीट करता है जिसकी वजह से स्टैफाइलोकोकाई ग्रो नहीं हो पाते उस केमिकल के इफेक्ट से। और बाद में ये पता चला कि वो जो केमिकल है उसका नाम है पेनिसिलिन। और जो फंगस वहां पे डेवलप हुआ था उसका नाम है पेनिसिलियम। मतलब पेनिसिलियम नाम का फंगस पेनिसिलिन नाम का केमिकल प्रोड्यूस करता है। और ये केमिकल की जो प्रॉपर्टी है, अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी केमिकल को फिर नाम दिया गया एंटीबायोटिक्स। अभी ये एंटीबायोटिक्स फिर और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ढूंढे गए। और इसका प्लस पॉइंट ये था
कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के अगेंस्ट में काम कर रहा है, या तो उसको उसकी ग्रोथ को रोकता है, प्रिवेंट करता है, या फिर उसको कंप्लीटली किल कर देता है। तो ये जो उसकी प्रॉपर्टी है, ये डिजीज को क्योर करने में काम आ सकती है। ये बात बहुत रिवोल्यूशनरी थी, पूरे मेडिकल की हिस्ट्री को इसने चेंज कर दिया। उसके बाद बहुत सारे मेडिसिन इसके ऊपर बने, जिसमें कि एंटीबायोटिक्स इंक्लूड किए गए, और बहुत सारी बीमारियां ठीक होने लगी जो पहले नहीं होती थी, इन्फेक्शन पर्टिकुलरली इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि टीबी है, टीबी ट्यूबरकुलोसिस डिजीज, तो उसको क्योर करने के लिए आप उसको प्रिवेंट उसको क्योर करने के लिए रिफामाइसिन नाम का एंटीबायोटिक है। और ये जो एंटीबायोटिक होते प्रोड्यूस करते हैं फंगी और बैक्टीरिया, और एंटीबायोटिक जिसके अगेंस्ट में काम करते हैं वो होते हैं कोई और बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोआ, इनके अगेंस्ट में काम करते हैं। एंटीबायोटिक्स के अगर हम टाइप्स देखेंगे तो एंटीबायोटिक्स के मेनली टू टाइप्स होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम। अभी मतलब अगर समझेंगे दोनों का, ब्रॉड का मतलब होता है जिसकी रेंज लॉन्ग है, एंड नैरो का मतलब होता है जिसकी रेंज स्मॉल है। तो एक्चुअली किस रेंज की बात हो रही है, जैसे कि हम पिस्तौल की बात करें, पिस्तौल कुछ मीटर तक शूट कर सकता है, उसकी एक रेंज है, एक पर्टिकुलर मीटर के रेडियस पे वो शूट कर सकता है। अगर हम कोई बड़े वाले बंदूक की बात करें जैसे कि AK-47, तो फिर उसकी रेंज उससे कई ज्यादा है, और ज्यादा मीटर का रेडियस पे वो शूट कर सकता है किसी को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जिसकी रेंज छोटी है उसको बोलेंगे नैरो स्पेक्ट्रम, और जिसकी रेंज बड़ी है उसको बोलेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो मोर नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट काम करता है उस एंटीबायोटिक को बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, और जो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में काम करता है तो उसको बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अगर एग्जांपल देखें तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के एग्जांपल है एम्फिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। और नैरो स्पेक्ट्रम के अगर एग्जांपल देखें तो उसमें आते पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। और एंटीबायोटिक्स का जो यूज है उसमें कुछ कॉशंस लेना जरूरी है हमको। जैसे कि किसी ने किसी को कुछ बीमारी हुई है और वैसे ही हमको कुछ डिजीज हुआ है, तो उसके सजेशन पे हमने एंटीबायोटिक्स डायरेक्ट मेडिकल से नहीं लेनी चाहिए। मतलब विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कोई भी एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए। सिमिलर दिख रहा है तो भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो रिस्की हो सकता है। डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना जरूरी है, और उसके बाद ही एंटीबायोटिक्स बाय करना चाहिए। या हमने भी किसी और को इस प्रकार से सजेस्ट नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं बताना चाहिए कि मुझे भी ऐसा डिजीज हुआ था, आप भी लीजिए। ना किसी के सजेशन पे फॉलो करो, या डोंट सजेस्ट एनीवन, आप भी किसी को सजेस्ट मत करो। और दूसरी बात ये है कि जो डॉक्टर ने अगर एंटीबायोटिक आपको दिया है तो उसका एक कोर्स होता है, तो जितना भी कोर्स डॉक्टर ने आपको बताया है वो कंप्लीट करना मस्ट होता है। ये क्यों मस्ट होता है, क्योंकि एक टर्म है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या केमिकल रेजिस्टेंस। मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हम उसको एंटीबायोटिक से मारने की या उसकी ग्रोथ रोकने की कोशिश कर रहे, हम डेली टाइम पे एंटीबायोटिक्स की जो टैबलेट्स है, जो मेडिसिन है वो खा रहे हैं, लेकिन हमें कुछ 2-4 दिनों के बाद अच्छा लगा तो हम सोचते कि अब ठीक हो गए,
तो खाना अगर बंद करेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने एंटीबायोटिक खाना बंद कर दिया, तब तक तो जब खा रहे थे तब तक वीक हो गए थे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पैथोजेंस जिन्होंने डिजीज कॉज किया था, वो एंटीबायोटिक के बम्बार्डिंग से पूरे वीक हो चुके थे और हमको लगा कि हम ठीक हो गए, बट एक्चुअली ठीक नहीं हुए थे कंप्लीट, और हमने बीच में ही एंटीबायोटिक लेना बंद कर दिया। अभी होगा क्या, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए, टू बी अलाइव, वो फाइट करेगा। वो जो भी कंडीशन है, अभी कंडीशन जो केमिकल बम्बार्डिंग हो रहा था वो तो स्टॉप हो गया, तो उसके लिए सुटेबल कंडीशन बनना शुरू हो गया। तो उसके अंदर एक उस केमिकल के अगेंस्ट या उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो जाएगा। अगर उसने रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर लिया और हमें फिर से तकलीफ होना शुरू हो गई, तो फिर से सेम एंटीबायोटिक का सेम अमाउंट वाला डोज सेम टाइप से काम नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपने अंदर एक पावर डेवलप कर लिया है। अब उसको टैकल करने के लिए हमको या तो डोज को बढ़ाना पड़ेगा या फिर और दूसरा कोई एंटीबायोटिक देना पड़ेगा, और हमारी ट्रीटमेंट भी लॉन्ग टर्म हो जाएगी। पहले जितना टाइम पीरियड दिया था हमको, जितना कोर्स था, वो कोर्स और लॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है खुद के अंदर, तो इसलिए हमें कोर्स को कंप्लीट और कंटिन्यूएशन में कंप्लीट करना जरूरी है। बीच में उसको पॉज या स्टॉप करना पूरी तरीके से गलत है।